अक्सर ये सोचा जाता है कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत सारा पैसा चाहिए या फिर पता है फाइनेंस का कोई जीनियस होना जरूरी है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत मुश्किल पहेली है। बिल्कुल, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग सुलझा पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर अमीर बनना उतना मुश्किल ना हो जितना लगता है। आज हम रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच के जरिए इसी बात की गहराई में उतरेंगे। और ये किताब मतलब शुरू होते ही एक बहुत बड़ा झटका देती है। अच्छा। ये कहती है कि अमीर बनने के लिए आपको हर महीने पाई पाई का हिसाब रखने वाले बजट की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अपनी पसंदीदा कॉफी छोड़ने की जरूरत है। यही बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी थी, क्योंकि ये पर्सनल फाइनेंस को इच्छा शक्ति या विल पावर के गेम से हटाकर एक सिस्टम बनाने पर फोकस करती है। हाँ, एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपके लिए काम करे, भले ही आप उस पर ध्यान दें या ना दें। बिल्कुल। और सिस्टम बनाने से पहले रमित सबसे पहले अमीर होने की परिभाषा ही बदल देते हैं। उनके हिसाब से अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारे पैसे होना नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीना है, एक रिच लाइफ जीना। एक ऐसी जिंदगी जहां बिना किसी तनाव के अपनी पसंद की चीजें की जा सकें, यात्रा की जा सके और सबसे जरूरी अपनी पसंदीदा चीजों पर बिना किसी अपराध बोध या गिल्ट के खर्च किया जा सके। एग्जैक्टली। तो चलिए इस सिस्टम को और इसके पीछे की सोच को खोलकर समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। तो किताब का जो सबसे मुख्य आइडिया है वो है कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। अच्छा, ये कॉन्शियस स्पेंडिंग वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि बजटिंग का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो एक एक्सेल शीट और हर खर्च को लिखने का सिर दर्द आता है। हाँ, ज्यादातर लोग इसीलिए तो बजट फॉलो ही नहीं कर पाते। तो क्या रमित का तरीका इससे अलग है? पूरी तरह से अलग है। रमित कहते हैं कि सख्त बजटिंग फेल हो जाती है क्योंकि वो इंसानी स्वभाव के खिलाफ है। कोई भी हर छोटी मोटी खरीदारी पर नजर नहीं रख सकता। सही बात है। इसलिए वो आय को 4 बड़े हिस्सों में बांटने की सलाह देते हैं। पहला, फिक्स्ड कॉस्ट्स यानी निश्चित खर्च, जो लगभग 50 से 60% होना चाहिए। जैसे किराया, बिल्स। हाँ। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स यानी भविष्य के लिए निवेश, जो कम से कम 10% हो। तीसरा, सेविंग्स यानी बचत, जो 5 से 10% हो सकती है। और चौथा? और चौथा, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग यानी वो पैसा जिसे आप अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हैं। ये लगभग 20 से 35% हो सकता है। मतलब ये एक तरह से फैसलों को आसान बनाना है। हर महीने 50 बार ये नहीं सोचना कि क्या मुझे ये कॉफी खरीदनी चाहिए, बिल्कुल, बल्कि एक बार बैठकर बड़ा फैसला लेना है कि मेरे निवेश और बचत के बाद मैं हर महीने मान लीजिए 15,000 रुपए अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकती हूँ। हाँ। फिर चाहे वो कॉफी हो या कॉन्सर्ट की टिकट, कोई गिल्ट नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आपको माइक्रो मैनेजमेंट से बचाता है। फिक्स्ड कॉस्ट्स में आपका किराया, बिल्स, ये सब जरूरी चीजें आ गई। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग से आपका भविष्य सुरक्षित हो गया। और अब जो पैसा बचा है वो आपका है, पूरी तरह से आपका। उसे खर्च करते हुए सोचना नहीं है। लेकिन एक सवाल है, क्या इससे लोग लापरवाह नहीं हो जाएंगे? मतलब अगर पता हो कि ये गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का पैसा है, तो क्या वो इसे फालतू चीजों पर नहीं उड़ा देंगे? क्या ये अनुशासनहीनता को बढ़ावा नहीं देता? ये बहुत अच्छा सवाल है, पर रमित का तर्क है कि ये अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया खर्च है। अच्छा। क्योंकि आपने पहले ही सबसे जरूरी काम कर लिया है। आपने अपने भविष्य के लिए निवेश कर दिया है, आपने अपनी बचत अलग रख दी है। ये सिस्टम आपको पहले खुद को भुगतान करने पर मजबूर करता है। एक बार वो हो गया तो आप आजाद हैं। असल में यह आपको उन चीजों पर ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आपको सच में खुशी देती हैं। और उन चीजों पर खर्च अपने आप कम हो जाता है जो मायने नहीं रखती। बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में इसे हर महीने लगातार करना, यहीं पर तो विल पावर जवाब दे जाती है। इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? और यहीं पर इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा आइडिया काम आता है, ऑटोमेशन की शक्ति। ऑटोमेशन? रमित कहते हैं कि वित्तीय सफलता अनुशासन से आती है, लेकिन वो अनुशासन सिस्टम से आता है, इच्छा शक्ति से नहीं। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जो अनुशासन को अपने आप लागू कर दे। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि जैसे ही सैलरी आपके अकाउंट में आए, उसी दिन या अगले दिन एक तय रकम अपने आप आपके निवेश और बचत वाले खातों में चली जानी चाहिए। और इसे सेट करना तो आज के समय में बहुत आसान है। हाँ, आप अपने बैंक के ऐप में जाकर ऑटोमेटिक ट्रांसफर या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर सकते हैं। तो इसके पीछे का तर्क ये है कि जो पैसा दिखेगा नहीं वो खर्च नहीं होगा। बिल्कुल।
रमित एक मजेदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, क्या आप हर महीने अपनी बिजली कंपनी को फोन करके मोल भाव करते हैं? नहीं, बिल आता है और ऑटो डेबिट हो जाता है। बस, वो कहते हैं कि अपने निवेश को भी ऐसे ही ट्रीट करो। इसे एक जरूरी बिल समझो जो आपको खुद को चुकाना है। जब पैसा आपकी नजरों के सामने होता ही नहीं तो उसे खर्च करने का मन भी नहीं करता। सही है। ऑटोमेशन आपकी भावनाओं और आलस को इस समीकरण से ही हटा देता है। सिस्टम बस काम करता है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब अपने ही दिमाग के साथ एक ट्रिक खेलना ताकि सही आदतें अपने आप बनते जाएं। चलिए अब निवेश की बात करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, ये शब्द ही डरावना है। हाँ, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ये सब बहुत जटिल लगता है। और इसी डर की वजह से लोग सालों तक निवेश शुरू ही नहीं करते, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल, रमित इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना देते हैं। वो कहते हैं कि एक आम निवेशक को दुनिया का अगला गूगल या टेस्ला खोजने की जरूरत नहीं है। मतलब अलग अलग स्टॉक चुनने में समय बर्बाद मत करो। हाँ, सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में नियमित रूप से निवेश करना। इंडेक्स फंड्स, अच्छा, ये क्या होते हैं और इन्हें कम लागत वाला क्यों कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इंडेक्स फंड्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स की नकल करते हैं, जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स। अच्छा, निफ्टी 50 मतलब देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां। हाँ, तो जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा उन सभी 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा लग जाता है। इससे आपका जोखिम कम हो जाता है। और कम लागत वाला क्यों? इन्हें कम लागत वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें चलाने के लिए किसी महंगे फंड मैनेजर की टीम की जरूरत नहीं होती जो हर रोज स्टॉक खरीदे बेचे। ये फंड बस बाजार की नकल करते हैं। मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए इनका मैनेजमेंट खर्च, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, बहुत कम होता है। और कई स्टडीज दिखाती हैं कि लंबे समय में ये स्मार्ट फंड मैनेजर से बेहतर ही परफॉर्म करते हैं। और सबसे जरूरी बात जो किताब में कही गई है वो है जल्दी शुरू करना। हाँ, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अपना जादू दिखाता है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, अमन और भुवन। अमन 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू करता है और 10 साल बाद 35 की उम्र में रुक जाता है। ठीक है, उसने कुल 6 लाख रुपए निवेश किए। और वहीं भुवन 35 साल की उम्र में शुरू करता है और अगले 25 सालों तक, मतलब 60 साल की उम्र तक, हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता है। तो उसने तो कुल 15 लाख रुपए निवेश किए, अमन से कहीं ज्यादा। हाँ, लेकिन अगर दोनों को 12% का सालाना रिटर्न मिले तो 60 साल की उम्र में अमन के पास भुवन से ज्यादा पैसा होगा। अरे वाह! ये कैसे? अमन ने आधे से भी कम पैसा लगाया और कम समय के लिए लगाया, फिर भी वो जीत गया। यही तो कंपाउंडिंग का जादू है। आपके पैसे को बढ़ने के लिए जो समय मिलता है वो आपके लगाए हुए पैसे से ज्यादा कीमती है। इसीलिए रमित कहते हैं कि परफेक्ट फंड ढूंढने में 6 महीने बर्बाद करने से अच्छा है कि आज ही किसी भी अच्छे इंडेक्स फंड से शुरुआत कर दी जाए। सही बात है। अच्छा, बचत और निवेश तो भविष्य के लिए है, लेकिन आज के खर्चों के लिए हमारे बटुए में एक और टूल होता है जिससे लोग अक्सर डरते हैं, क्रेडिट कार्ड। रमित इसे कर्ज का जाल मानते हैं या एक सहयोगी? रमित इस मिथक को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड खराब नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल खराब होता है। मतलब? अगर बिल समय पर और पूरा चुकाया जाए तो ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। इससे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और कई तरह के डिस्काउंट मिलते हैं। और क्रेडिट स्कोर भी तो अच्छा होता है। हाँ, जो भविष्य में घर या गाड़ी के लिए लोन लेने के लिए बहुत जरूरी है। समस्या तब होती है जब लोग इसे मुफ्त का पैसा समझकर खर्च करते हैं और सिर्फ मिनिमम अमाउंट चुकाते हैं। और फिर उन पर भारी ब्याज लगता है। एग्जैक्टली। एक और दिलचस्प बात जो किताब में कही गई है और जो ज्यादातर पर्सनल फाइनेंस की सलाह से अलग है, वो है कमाई बढ़ाने पर ध्यान देना। हाँ, और ये इस किताब का एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग तो बस खर्च घटाने की बात करते हैं कि कैसे कॉफी का कप छोड़ दें या बाहर खाना बंद कर दें। रमित कहते हैं कि खर्च घटाने की एक सीमा है। आप एक हद तक खर्च नहीं घटा सकते, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रॉकेट की तरह बूस्ट कर सकता है। और इसके लिए वो क्या तरीके सुझाते हैं? क्योंकि कमाई बढ़ाओ कहना आसान है, करना मुश्किल। वो इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला, अपनी मौजूदा नौकरी में नए स्किल्स सीखना जो आपकी इंडस्ट्री में डिमांड में हो। इससे प्रमोशन मिल सकता है। हाँ। दूसरा, कोई साइड इनकम शुरू करना। ये आपकी हॉबी से जुड़ा कुछ हो सकता है। और तीसरा, जो सबसे तेज तरीका है, वो है अपनी सैलरी पर मोल भाव करना,
यानी सैलरी नेगोशिएट करना। सैलरी नेगोशिएट करने से तो ज्यादातर लोग डरते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी मना कर देगी या बॉस बुरा मान जाएगा। बिल्कुल, और रमित इसी डर पर काफी विस्तार से बात करते हैं। वो कहते हैं कि बस एक सफल नेगोशिएशन आपकी सालाना आय को हजारों या लाखों से बढ़ा सकता है और उसका असर आपके पूरे करियर पर पड़ता है। क्योंकि भविष्य की हर बढ़ोतरी उसी बढ़ी हुई सैलरी पर होती है। सही कहा। वो कहते हैं कि नेगोशिएशन का 80% काम इंटरव्यू के दौरान ही हो जाता है। आपका बर्ताव, आपके जवाब, वो सब तय कर देता है कि कंपनी आपको कितना महत्व देगी। हाँ, सैलरी पर बात तो बस आखिरी 20% है। कोई खास तकनीक भी बताते हैं वो? हाँ, वो एक ब्रीफ केस टेक्निक सिखाते हैं। इसका मतलब है कि आप इंटरव्यू में या सैलरी डिस्कशन में अपनी उपलब्धियों का एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाएं, एक प्रपोजल जिसमें लिखा हो कि आपने कंपनी के लिए क्या वैल्यू बनाई है और आप आगे क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, ये बात को मुझे ज्यादा पैसे चाहिए से बदलकर ये रही मेरी वैल्यू और इसके लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सैलरी होनी चाहिए। पर ले आता है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। मतलब तैयारी के साथ जाना, भावनाओं के साथ नहीं। इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने वाला कोई आइडिया है किताब में? हाँ, और वो शायद किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है, अपनी रिच लाइफ को परिभाषित करना। अच्छा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। हाँ, क्योंकि हर किसी के लिए अमीर होने का मतलब अलग होता है। सही कहा। किसी के लिए रिच लाइफ का मतलब हो सकता है हर साल 2 बार विदेश घूमना। किसी और के लिए इसका मतलब हो सकता है अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करना। या शायद ये हो कि वो बिना नौकरी की चिंता किए अपनी किसी पैशन पर काम कर सके। बिल्कुल। और किसी के लिए ये महंगी घड़ियां या गाड़ियां हो सकती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पॉइंट यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मायने रखता है। तो पहले ये तय करना जरूरी है कि पैसा किस लिए चाहिए। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं। एकदम। जब आप जानते हैं कि आपकी रिच लाइफ क्या है, तो आप अपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान को उसी हिसाब से बना सकते हैं। आप उन चीजों पर ज्यादा खर्च करेंगे जो आपकी रिच लाइफ का हिस्सा है। और उन चीजों पर खर्च अपने आप कम कर देंगे जो आपके लिए बस दिखावा है। जैसा रमित कहते हैं, पैसे को कंट्रोल करो, पैसे को अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करने दो। इसमें सुरक्षा का पहलू भी आता होगा, जैसे इमरजेंसी फंड, क्योंकि रिच लाइफ का मतलब सिर्फ खर्च करना तो नहीं हो सकता, मन की शांति भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। रमित कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह देते हैं। ये पैसा सिर्फ मुश्किल समय के लिए होता है, जैसे नौकरी चले जाना या कोई मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, ये फंड आपको मानसिक शांति देता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो आप पर तुरंत कोई वित्तीय संकट नहीं आएगा और आपको मजबूरी में अपना निवेश नहीं तोड़ना पड़ेगा। ये आपकी रिच लाइफ का सेफ्टी नेट है। तो कुल मिलाकर आई विल टीच यू टू बी रिच हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल या रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक सोचे समझे प्लान और सही आदतों का नतीजा है। हाँ, ये एक सिस्टम है जिसे कोई भी बना सकता है। सही कहा। जब पैसे को ऑटोमेट कर दिया जाता है, सोच समझकर खर्च किया जाता है, जल्दी निवेश शुरू कर दिया जाता है और कमाई बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, तो धीरे धीरे पैसों का तनाव खत्म हो जाता है। फिर आपको हर दिन पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है और आप अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान दे सकते हैं। और ये बदलाव उस सोच से शुरू होता है कि अमीर बनना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे सही सिस्टम और अनुशासन से कोई भी हासिल कर सकता है। ये किताब उम्मीद देती है और साथ ही एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक्शन लेने के लिए एक गाइड है। और ये सब उस एक सवाल से शुरू होता है जिसे आज हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं। अगर पैसों की कोई चिंता न हो तो आपकी आदर्श रिच लाइफ कैसी दिखेगी? विस्तार से सोचिए।